आज एक बार फिर से यह समझने की जरूरत है, यह सोचने की जरूरत है, आखिर किस तरह एक अनपढ़ युवा या एक अनपढ़ व्यक्ति या एक अनपढ़ महिला ब्रांडिंग को देख करके फिसल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार गलत कार्यों की ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसमें बड़ा सहयोग रहता है उन अनपढ़ लोगों का जो न सोचते हैं, न समझते हैं, न पढ़े हैं, न लिखे हैं। यही कारण है जिसका भारतीय जनता पार्टी हर बार फायदा उठा लेती है। इसमें कुछ लोग वे भी शामिल हो जाते हैं जो कि धनी तो हो सकते हैं, पैसे वाले तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास शिक्षा का कोई स्तर नहीं होता। आज सोचने की बात है, उत्तर प्रदेश में जिस राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, उस राम मंदिर से आखिर बेरोजगारों का क्या लाभ होने वाला है, यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर बात यहीं पर खत्म हो जाती कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनना एक अच्छी बात है, बड़ी बात है, इसको कोई नकार नहीं रहा है। न इस पर मुस्लिम बोल रहा है, न हिंदू बोल रहा है और ना वामपंथी लोग बोल रहे हैं। बोल तो वे लोग रहे हैं जिसे इसकी ब्रांडिंग करना है। क्या भगवान राम की ब्रांडिंग करना उचित कार्य है? क्या हमारे बड़े पूर्वज अभी तक राम राम नहीं करते हुए आए क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया है, मार्केटिंग के जरिए हम एक बार फिर इस देश पर राज कर लेंगे और इस देश पर राज करके एक बार फिर से इन लोगों को गुलामी के उस मंजर तक ले जाएंगे जहां ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि थोड़ा सा अनाज और थोड़ा सा पैसा यदि भारत सरकार दे देती है, यही हमारे लिए आजादी है। आज हमें यह दौर देखना होगा। अब ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी इस तरह का कोई फैसला आ जाएगा तो तमाम हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो जाएगा। उधर आपने राजनीति में एक धर्म का उन्माद तो देखा ही होगा, लेकिन साथ साथ यह भी सोच लीजिए जो हम संत महात्मा लोग आज राजनीति कर रहे हैं, जो कुर्सी के तख्त और ताज पर बैठे हैं, उन लोगों से हमें क्या लाभ? हम जो पढ़े लिखे युवा है, हम तो बेरोजगार ही है ना। हम यह भी सोच सकते हैं कि हमें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, लेकिन प्राइवेट नौकरी पर भी अब बड़े कब्जे उन लोगों के हो गए हैं जिन्हें सरकार ने 10% आरक्षण दिया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जो लोग आज रेडी ठेली और फड़ी पर कपड़ा लगाने वाले हैं, वे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि फेक न्यूज को लगातार भेजते रहते हैं। आज सोचने की बात है, आज एमएसपी का बड़ा मुद्दा किसानों के सामने है और यह भी सोचने की बात है बेरोजगार किस कदर बढ़े हैं, और यह भी सोचने की बात है जिस तरह हम टैक्स भर रहे हैं। और यह भी आपको सोच लेना चाहिए कि सरकार किसानों का ऋण माफ नहीं कर सकती, मजदूर का ऋण माफ नहीं कर सकती। यदि आपके ऊपर ऋण के कुछ पैसे हैं तो आप नया लोन नहीं ले सकते, लेकिन लगातार उद्योगपतियों के कैसे भारत सरकार लगातार ऋण माफ कर देती है, अडानी और अंबानी के ऋण माफ कर देती है, और हम अच्छे दिनों की तलाश में आज उस दौर पर पहुंच गए हैं जहां पर कपड़े की जगह खाल भी उतार ली जाती है। उत्तर प्रदेश में हाल बुरा हाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग केवल धर्म के उन्माद में फंसकर रह गए हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि आपको अच्छे समाचार देखने चाहिए, आपको देखना चाहिए किस तरह देश में अन्याय हो रहा है। यह अन्याय केवल एक जाति और समाज की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, तमाम पिछड़े वर्ग पर, ओबीसी समाज पर, यानी दलित और पिछड़े शोषित वर्गों पर होता हुआ आया है। इस समाज पर जितना अत्याचार हो रहा है उसकी भूमिका में केवल भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आज जो अंधभक्त है उन लोगों को भी यह समझ लेना चाहिए आखिर अंधभक्त कौन है। अंधभक्त या तो वह व्यक्ति है जो रिटायर हो चुका है, पहले वो कर्मचारी था जिसने सामाजिक कार्य कभी किया नहीं, अब वह रिटायर हो गया और घर बैठे बैठे टीवी चैनलों को देखता है जहां ब्रांडिंग की जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फार्मूले को चलाया जाता है।
वे एक ही घोंसले में बने हुए रहते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मैं किसी जिले में भारतीय जनता पार्टी के झंडे ज्यादा है तो वह ये मान लेते हैं कि यहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व है। यदि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होता तो मैं आज यह खुलेआम न कहता, मैं खुलेआम न बोलता। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, कहां से लाएंगे 400 पार? एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीट आएंगी, 80 सीटें तो कुल है ही। तो क्या समाजवादी पार्टी को कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? जबकि समाजवादी पार्टी तो यहां पर बड़ी फाइट के रूप में रही है। एक और मीडिया का एक बड़ा दस्ता जो कि मुख्य धारा से जुड़ी हुई मीडिया है, वह भोपू की तरह लगातार काम कर रही है। सुधीर चौधरी किसी को भी वनवासी कह सकते हैं। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का वह दौर है जिसमें वह अभी भी जूझ रही है भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए। सोचिए, अगर इसके 400 पार सीटें आ भी गई तो यह संविधान को बदलकर रख देंगे और उस समय वनवासियों को वनवासी की तरह रखा जाएगा और आदिवासियों को आदिवासी की तरह रखा जाएगा। और यह भी सोच लीजिए, जिस जात और धर्म में आप पैदा हुए उस काम को करने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा। यही तो वे चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक गले में अपना एक ढोल डाल करके कहते हुए आए हैं मैं ओबीसी है, दरअसल आप उसका 2000 से पहले का रिकॉर्ड उस जाति का देख लीजिए। वह जाति, जैसा आज राहुल गांधी ने भी कहा, वह जाति घांची समुदाय से आती है और घांची समुदाय पहले गुजरात में सामान्य वर्ग में आता था। प्रधानमंत्री ने पहले ओबीसी किया और फिर उसे ओबीसी करने के बाद में अपने आप को ओबीसी घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री के दिमाग में यह बात कहां से आई, यह भी आप जान लीजिए। शंकर सिंह वाघेला जो कि राजपूत जाति से थे, लेकिन बघेल समाज, गडरिया समाज की उपजाति है, उन्होंने जब यह अपना एजेंडा फैलाया तो तमाम ओबीसी वर्ग ने उन्हें अपना वोट दे दिया। यही प्रधानमंत्री ने भी बड़ा खेल रच दिया और अपने आप को ओबीसी कहने लगे। ये नकली ओबीसी कब तक इस समाज को गर्त में पहुंचाते रहेंगे? यदि ये ओबीसी होते तो क्या ओबीसी वर्ग की गणना न की हुई होती? यदि ये ओबीसी होते तो क्या ओबीसी के ऊपर लगातार अत्याचार होता है? आपने देखा होगा जिस तरह मायावती की सरकार थी, बहन मायावती की सरकार में कोई भी दलित अपने आप को बड़ा नेता दर्शा सकता था और वह आपको SC/ST एक्ट में फंसा सकता था। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अति पिछड़ों की हालत खस्ता हो गई है। उसे थानेदार धमका देता है, हवलदार धमका देता है, उसे कोई भी किसी भी तरह उसका शोषण कर सकता है। उसकी राज सत्ता में चलती नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, वह बेरोजगार हो गया है, उसके लिए सेना की भर्ती नहीं है। तमाम ओबीसी को आज आपने देखा होगा किस तरह अग्निवीर बनाकर के सीमाओं पर लड़ने के लिए बिना ट्रेनिंग के भेज दिया जाता है और फिर जब उसका शव आता है तो उस पर रोने वाले भी नहीं मिलते। उसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति कुछ ऐसी है कि ओबीसी वर्ग को एक एक करके खत्म कर दिया जाए और जब तक खत्म कर दिया जाए, जब तक ये दाने दाने को मोहताज न हो जाए। किस स्वर्णिम काल की हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कौन सी बुलेट ट्रेन चल रही है मेरी समझ में नहीं आती। एक बार सामान्य वर्ग के डब्बे में आप चढ़कर तो दिखाइए। आप बताइए कौन सा गांव है जो गोद लिया गया और वह आज भी 10 साल के बाद गोद में है या चल फिर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था हम स्मार्ट गांव बनाएंगे और आपको याद होगा एक सांसद को जगह जगह से गांव गोद लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह गांव अभी भी गोद में ही बैठा हुआ है, न चलता है, न फिरता है, न हिलता है। लेकिन आप लोगों की समझ में यह बात शायद वे लोग नहीं आने देंगे जो कि बड़े उद्योगपति घराने हैं, क्योंकि उन्हें लबालब खूब मिल रहा है। लेकिन जो आप लोगों को 5 किलो अनाज लेने पर मजबूर हो रहा है, यह गलती किसकी है? आज भी यदि हमें 5 किलो अनाज के लिए, 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और सब्सिडी आज हमें
खत्म कर दी जाती है हमारे गैस सिलेंडर से, और वह सब्सिडी खत्म करके हमें अनाज और दाल के चक्कर में लाइन में लगा लेते हैं, और उधर देश के एयरपोर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो सरकारी, कभी BHL जैसी कंपनियों को बेच करके ये लोग रवाना हो रहे हैं। ये लोग दरअसल राजनीतिज्ञ नहीं, यह मार्केटिंग का एक एजेंडा है। जब तक आप समझोगे नहीं, अच्छे पत्रकारों की बात मानोगे नहीं, यह देश ऐसे ही गर्त में होता जाएगा। खासतौर से उस युवा शक्ति को अनुरोध है, जो युवा शक्ति केवल धर्म के चक्कर में फंसकर रह गई है। आप अपने घर को देखिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखिए, आपके घर की आर्थिक स्थिति कितनी बदली है। आप यदि मजबूत होंगे तो पूरा देश मजबूत होगा, यदि आप ही मजबूत नहीं होंगे तो पूरा देश कैसे मजबूत होगा। मुझे विडंबना इस बात की दिखाई देती है कि इस देश में एक शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, बेरोजगार वर्ग इस बात को नहीं सोच रहा है। वह केवल राम मंदिर को देख रहा है, जो राम मंदिर का उद्घाटन में भी चुनावी एजेंडा अड़ाकर खड़ा कर दिया है। जहां पर शंकराचार्य यह कहते रहे यह प्राण प्रतिष्ठा आदि है, अधूरी है, गलत है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने सही करार दे दिया। यानी पूरी आज देश की पूरी व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, लेकिन इसको न सुनने वाला है न देखने वाला है। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जिस तरह बिलबिला गए संसद में, जब उनसे पूछा गया, जब वे बता रहे थे कि परिवारवाद की क्या परिभाषा है, तो उन्होंने कहा परिवारवाद इस लोकतंत्र का विनाश है। तब उन्हें किसी ने पूछा तो फिर अकाली दल क्या है, फिर चिराग पासवान की पार्टी क्या है, फिर आप बता दीजिए जो पार्टियों से आपके गठबंधन है क्या उनमें परिवारवाद नहीं है क्या? यदि परिवारवाद नेता का बेटा आगे आते हैं, 4-4, 5-5 बेटा नेताओं के आगे आते हैं। आपने देखा होगा गृह मंत्री का बेटा अब क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन गया है, मोटे मोटे पैसे लेकर के अब क्रिकेटरों को भर्ती कर रहा है और क्रिकेटर उसके आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या उन युवाओं का नंबर नहीं आना चाहिए क्या, जो युवा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, जो युवा आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के मिट्टी ढो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के गांव दर गांव बांट रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा क्या? आखिर कब तक यह राजनीति चलती रहेगी? 12-12 लोग एक एक पार्टी, एक एक नेता के पार्टी में आते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं को जरूर आना चाहिए। क्या उन्हीं युवाओं को आगे आना चाहिए क्या जो नेताओं के लड़के हैं, जो सांसद के लड़के हैं, जो विधायक के लड़के हैं? साथियों, इस देश को गर्त में मत जाने देना, इस संविधान को मिटने मत देना। यदि यह संविधान मिट गया तो समझ लेना उस दिन OBC SC ST खत्म हो जाएगा। आप सोच कर देखिए, आज 50% अति पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण कहीं कहीं पर मिलता है और 10% सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता है। यही नहीं, 50% का एक आंकड़ा जो संविधान में है उससे अलग वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता, तो सवर्णों को उसमें से 10% आरक्षण कहां से दिया जाता है? 8 लाख रुपए कमाने वाला पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अमीर हो जाता है और वहीं पर 8 लाख जो सवर्ण जाति का व्यक्ति है वह गरीब रह जाता है। यह आपकी सोच है। मुझे तरस आता है उन लोगों की सोच पर जो इस समाज को, इस जाति को, इस धर्म को गर्त में ले जा रहे हैं, जो OBC समाज को अक्सर हर दिन पीछे हटा देते हैं, जो जायज मांग है वो करने नहीं देते। लोकतंत्र में सबका हक होता है अपनी अपनी मांगों को मांगने के लिए, लेकिन एक भय पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा किस तरह ED और CBI आखिर विपक्ष के पीछे ही क्यों लगती है? क्या यह अच्छी बात है क्या? यदि ED और CBI वास्तव में सही कर रही है तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के पीछे क्यों नहीं लगती? फिर क्यों नहीं लगती शरद पवार के पीछे, नारायण राणे के पीछे? आखिर क्यों नहीं लगती ये ED CBI? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया तो सब कुछ ठीक है क्या? आखिर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों करती है? अब क्यों दिखाई दे रहे हैं विपक्ष में ये भ्रष्टाचारी? इससे पहले
10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, उन्होंने ईडी और सीबीआई का प्रयोग नहीं किया। चुनाव आए तो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करने में लग गए। इन तमाम चीजों को नकारिए और आपसे निवेदन है, आप एक बार फिर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आइए। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप लोकतंत्र के प्रेमी हैं, संविधान के प्रेमी हैं, आप इस देश को आगे वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप समझ गए हैं कि आरएसएस का राष्ट्रवाद झूठा है, वह तिरंगे को जला सकते हैं और भगवा को लहरा सकते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।